विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रारंभ में। संविधान सभा के गठन का पहला पार्ट हम देख चुके हैं। अब दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 1 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा के चुने गए सदस्यों द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक, लेकिन हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। मुस्लिम लीग जब शामिल नहीं थी तो बाद में लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग को समझाया और समझाने के बाद मुस्लिम लीग इस संविधान अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर करना पड़ता है इस अंतरिम मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। तो 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाता है और जो प्रारंभिक यानी 2 सितंबर 1946 को जो मंत्रिमंडल बना था उसमें थे केवल 12 सदस्य और जब पुनर्गठन किया गया तो सदस्यों की संख्या हो जाती है 14। अब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करना था तो 12 में से कुछ को बाहर भी करना था। तो कांग्रेस के 3 सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर शराफत अहमद खां, इनको मंत्रिमंडल से हटाया गया और उनकी जगह पर मुस्लिम लीग के 3 व्यक्तियों को, मुस्लिम लीग के 5 व्यक्तियों को लियाकत अली, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, जोगेंद्रनाथ मंडल, गजनफर अली खां और अब्दुल रब निस्तर, इन 5 मुस्लिम लीग के व्यक्तियों को अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना का परिणाम था, तो हमने देखा कि भारतीय संविधान सभा के गठन की बात करने वाला पहला मिशन था क्रिप्स मिशन। लेकिन भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ वो गठन हुआ कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। अब अंतरिम मंत्रिमंडल हमारा बना तो यहाँ एक मोटे मोटे शब्दों में ये हमारे पास होना चाहिए। यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन बनता है, एक व्यक्ति का नाम लेगा और पूछेगा उसको कौन सा मंत्रिमंडल मिला था, या मंत्रिमंडल का नाम लेगा और पूछेगा ये मंत्रिमंडल अंतरिम मंत्रिमंडल में किस व्यक्ति को दिया गया था। फिर अपने पास ये 14 नाम होने चाहिए। 14 नाम के साथ साथ उन 14 विभागों का नाम भी होना चाहिए। मैं एक बार ध्यान ले जाता हूँ आप लोग का। ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना इसमें जो अध्यक्ष का पद था वो दिया गया वायसराय को और उस समय वायसराय था लॉर्ड वेवेल। ठीक, उसके बाद जो मंत्रिमंडल बना, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे, उपाध्यक्ष का पद दिया गया इनको। अभी अंतरिम मंत्रिमंडल में जो जवाहरलाल नेहरू का जो पद था वो था उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के साथ साथ विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल, ये मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। दूसरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको दिया गया गृह सूचना तथा प्रसारण। तीसरा नाम बलदेव सिंह, इनके पास था रक्षा मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। आशफ अली, रेलवे एवं परिवहन। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्रालय। CH भाभा, कार्य खान एवं बंदरगाह। जगजीवन राम, श्रम मंत्री। जान मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति। यहाँ 9 पे इसलिए रुक रहा हूँ कि ये 9 जो सदस्य हम देख रहे हैं मंत्रिमंडल में, ये सदस्य शामिल हैं कांग्रेस से। उसके बाद नीचे के जो 5 सदस्य हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे अलग रंग का प्रयोग किया लिखते समय। जितने ये काले रंग से लिखे हुए 5 व्यक्ति हैं, इन 5 व्यक्तियों का संबंध था मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग में लियाकत अली को दिया गया वित्त मंत्रालय। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, इनको मिला वाणिज्य मंत्रालय। और एक नाम जो हमको कंफ्यूज करता है वो है जोगेंद्रनाथ मंडल, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। नाम से तो ऐसा लग नहीं रहा कि मुस्लिम लीग के होंगे, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग से संबंधित व्यक्ति थे, ये ध्यान रखना होगा। और इनको मिला था विधि मंत्रालय। अब यहीं पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्रालय जोगेंद्रनाथ मंडल, लेकिन इसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल तो उसमें यही विधि मंत्रालय मिलेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत में गठित पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन था। अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है और वहाँ पे जोगेंद्रनाथ मंडल दिया हुआ है तो ये हमारा आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। उस केस में आंसर होगा जब ऐसा लिखा होगा कि स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में या स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था। ये ध्यान देना है, छोटी सी बात है। 13 नंबर पे गजनफर अली खां, इनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। 14 नंबर पे अब्दुल रब निस्तर, इनको डाक एवं वायु मंत्रालय। ठीक है, अब आगे ये देखना है, यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि 9 सदस्य
कांग्रेस से शामिल थे और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के, और अंतरिम मंत्रिमंडल की संख्या अंततः हो गई थी 14, या इसमें शामिल अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल व्यक्तियों की संख्या 14। इसके बाद जो अगला कदम उठता है ब्रिटेन के संदर्भ में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये ध्यान रखना है कि इसके पहले भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आने के पहले इटली ने एक घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को। इटली ने ये घोषणा की कि भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 तक कर दिया जाएगा। ठीक है, जून 1948। अब यहाँ डेट के संदर्भ में ध्यान रखना है कि जून में 1 से लेकर 30 तक दिन होते हैं। तो अगर कभी ऐसा पूछे और ये इसी ऑप्शन में जून 1948 न लिख करके 28 जून 1948, 30 जून 1948, 1 जून 1948, ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को टेक्निकली दिमाग से हल करना होगा और सही आंसर हो जाएगा 30 जून 1948। ठीक, उसके बाद जो अगली घटना होती है ये इटली की घोषणा, इसको हम इटली की घोषणा कहते हैं कि 20 फरवरी 1947, ये डेट याद रखिएगा, यहाँ डेट पूछता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 तक कर दिया जाएगा, यानी 30 जून 1948। ठीक, 24 मार्च को बेवल की जगह पर माउंटबेटन, 24 मार्च 1947 को बेवल की जगह पर माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आते हैं, और वायसराय बनकर भारत आने के बाद वो एक योजना लाते हैं जिसको हम कहते हैं माउंटबेटन प्लान। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान को और 2 नाम दिए गए हैं, एक बाल्कन प्लान, दूसरा मनबाटन योजना। मनबाटन योजना इसलिए कि इसी माउंटबेटन ने भारत को 2 डोमिनियन राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में विभाजन का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग अंततः दोनों ने मांग लिया। इस वजह से माउंटबेटन योजना को हम कहते हैं मनबाटन योजना। फिर इसके बाद जो अगला घटनाक्रम है उसमें हम देखेंगे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यहाँ पे नहीं, ब्रिटेन की संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रस्तुत किया गया। उस संदर्भ में 3 डेट ध्यान रखनी है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमने लोकसभा को देखा था हाउस ऑफ कॉमन्स, वैसे ही वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा की तरह ही काम करता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई 1947 को ये स्वतंत्रता अधिनियम हाउस ऑफ कॉमन्स, या कहते हैं ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ, और 18 जुलाई 1947 को 15 जुलाई 1947 को पारित, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने इसको अपना अनुमोदन दिया। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या था, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना, इसके प्रावधान क्या थे। इसके प्रावधान के तहत देखा जाए तो पहला प्रावधान था 14-15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्य पाकिस्तान व भारत का गठन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, 14 अगस्त पाकिस्तान, 15 अगस्त भारत। 14-15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियन पाकिस्तान व भारत का गठन किया जाएगा। भारत व पाकिस्तान के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के लिए एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति ब्रिटेन का सम्राट करेगा। ठीक है, देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की पूरी आज़ादी होगी, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे, वो भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों, दोनों स्वतंत्र यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों की संविधान सभा संप्रभुता संपन्न होगी। संविधान सभा तत्कालिक रूप से विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। और 5वां या आखिरी प्रावधान जो इसमें प्रमुख था, नए संविधान के निर्माण तक दोनों अधिराज्यों में भारत शासन अधिनियम 1935 प्रभावी रहेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, इस स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होते ही भारतीय क्षेत्रों पर से ब्रिटिश संसद के प्रभुत्व का अंत हो गया, और साथ ही साथ ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटेन के राजा ने जो भी करार देशी रियासतों के साथ किया था वो करार स्वतः ही समाप्त हो गए। ठीक है, तो ये प्रावधान थे। उसके बाद 26 जुलाई, एक ध्यान रखिएगा कि अब हम एक पॉइंट दे रहे हैं पाकिस्तान के संदर्भ में, उसको भी ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने
पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के गठन की घोषणा की। तो ये डेट ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान की संविधान सभा के गठन की घोषणा 26 जुलाई 1947 को हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए। ठीक है, अब इतना थोड़ी देर के लिए मैं हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये 14 नाम और ये छोटी छोटी घटना जो मैंने बता रखी है कॉपी पे एक अलग पॉइंट वाइज इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पुनः वापस आता हूँ। 5 सेकंड चले दिए हो तो पहले 14 अगस्त की अर्धरात्रि को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक भाषण दे रहे थे और उस भाषण की जो हेडिंग थी या कह सकते हैं उसकी वो भाषण जो उसको नाम दिया गया वो था भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या अंग्रेजी में ट्रस्ट विद डेस्टिनी। संविधान सभा में दिया गया ये जवाहरलाल नेहरू का भाषण था 14 अगस्त की मध्य रात्रि को, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए 14 अगस्त की मध्य रात्रि को, वैसे ही संविधान सभा में एक घंटा बजा, टन टन की आवाज़ आई और अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। संविधान सभा में यह संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और हमारा आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद एक नाम आएगा सी राजगोपालाचारी। तो उनके लिए हमें इसलिए ध्यान में रखना है कि सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय थे जो गवर्नर बने माउंटबेटन के जाने के बाद। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है, काफ़ी बेसिक हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है, उसके बाद माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू भारत की प्रथम स्वतंत्र सरकार में या स्वतंत्र मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है, और आगे फिर हम ये देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, तो वहाँ हम सभी का देखेंगे कि कैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया, वो हम बाद में देखेंगे एक साथ एक चार्ट में। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा की प्रथम संप्रभुता संपन्न बैठक। संप्रभुता संपन्न बैठक इसलिए कहा जा रहा है कि जब पहले संविधान सभा की बैठक हुई तो वो हुई थी 46 में, 1946 में, तो उसमें हम आज़ाद नहीं थे। तो देश की आज़ादी के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई वो हमें देखना होगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 31 अक्टूबर 1947 को आयोजित की गई। ठीक है, 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की संप्रभुता संपन्न संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। ठीक है, ये सेंटेंस ध्यान रखना है, संप्रभुता संपन्न यानी देश के आज़ाद होने के बाद। अब अगला प्रश्न ये उठता है, जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत का बंटवारा हो गया, तो संविधान सभा की संरचना क्या हुई? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तब बचती है, हो जाती है 299, और इन 299 सदस्यों में से 229 आते हैं प्रांतों से, 229 प्रांतों से होंगे और 70 देशी रियासतों से। और ये आपको याद ही होगा जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। पाकिस्तान के अलग होने के बाद संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में बचे हुए सदस्यों की संख्या हो गई 299। ठीक है, अब आते हैं संविधान सभा का गठन हो गया, सदस्य आ गए। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे, संविधान सभा की पहली बैठक देखते हैं। ये तो संप्रभुता संपन्न की बात हो गई। तो देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? क्योंकि संविधान सभा का गठन तो 46 में हो गया था, तो प्रथम बैठक भी होनी चाहिए थी। यहाँ ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा की बैठकें, ये हमारी टाइटल होगी, आप अपने कॉपी में भी ऐसे लिखेंगे। प्रथम बैठक, 3 बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब हुई, कहाँ हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, या संविधान सभा के
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी पूछे और उसमें अस्थाई और अस्थाई न दिया हो और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम दिया हो, वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ हम देखते हैं 9 अगस्त प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई और संपन्न हुई नई दिल्ली में, और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, डेट याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि बैठकें चल रही हैं। ठीक, हम सोच लेते हैं कि 11 को दूसरी बैठक होगी, 13 को तीसरी बैठक हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि 9 से बैठक शुरू हुई तो कुछ दिन तो चलनी ही चलनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 3 क्रम हम देखेंगे। पहली बैठक 9 को, तो दूसरी 10 को होगी, तीसरी 11 को होगी, चौथी 12 को और पांचवी 13। तो ये हाल का क्वेश्चन है। ठीक है, कि संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। तो जाहिर सी बात है आंसर होगा पांचवी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जो अगली प्रमुख बैठक हुई, तो 9 के बाद जो अगली डेट हमको याद रखनी है वो है 11 दिसंबर 1946। वो इसलिए कि 11 दिसंबर 1946 को इसी संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान में रखना है। अब जब तक संविधान बन नहीं गया तब तक राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे, और हमको ये पता ही है देश की स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने। ठीक है, उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण डेट हमें ध्यान में रखनी है, जो 5वें दिन बैठक हुई, उसमें 13 दिसंबर को ध्यान रखना है कि तीसरे दिन जो बैठक हुई वो 11 दिसंबर को और 5वें दिन जो बैठक हुई वो 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। जब पारित कर दिया गया तो ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव ये बता रहा है कि जो संविधान सभा जो बुलाई गई है ये क्या, इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ संविधान सभा आई है, संविधान सभा क्या काम करेगी। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण डेट्स लिखी हुई है। 5 सेकंड के लिए मैं फिर हट रहा हूँ और आपको ये सारी डेट्स और ये सारे नाम अपने कॉपी में उतार लेने हैं। जैसा समझाया गया है वैसा सुन के वैसा लिख लेना है उसके सामने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया या पारित कर दिया, और उसके बाद संविधान निर्माण के लिए कई समितियों का निर्माण किया गया। कई समितियों ने कौन निर्माण किया, लेकिन मैं कुछ प्रमुख समितियां आपके सामने रखूंगा। कई समितियों में एक जो सबसे अधिक पूछा जाता है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। तीसरा संघ शक्ति या संघ अधिकार समिति, इसके भी अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद थी एक राज्य समिति बनाई गई, और इस राज्य समिति का काम ये था राज्यों के साथ समझौता करना। ठीक है, तो इसके भी अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अगला है अल्पसंख्यक परामर्श समिति। अल्पसंख्यक परामर्श समिति में अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अगली थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर थी सलाहकार समिति, और ध्यान रखना सलाहकार समिति 2 उप समितियों में भी बटी हुई थी। तो सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, और ये 2 उप समितियाँ थी। एक मूल अधिकार उप समिति, ध्यान रख लेना है, मूल अधिकार समिति अलग है और मूल अधिकार उप समिति अलग है। मूल अधिकार उप समिति और इसके अध्यक्ष बनाए गए JB कृपलानी, और दूसरी उप समिति थी
अल्पसंख्यक उप समिति, और इसके अध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी। ये नाम इसलिए भी ध्यान रखना है, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, हरीशचंद्र मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति की। 8वीं समिति थी हमारी मूल अधिकार समिति। यही कन्फ्यूजन की मूल वजह बनेगी। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ध्यान से चीज़ों को, जहाँ जहाँ इतना थोड़ा सा अंतर आए उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पेपर बनाने वाला भी हमको उलझाना चाहता है और हमें उस उलझन से बाहर निकल जाना है। तो ये ऐसे ही समझ में आएगा। मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। अगली समिति थी नियम समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति थी संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके आगे वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके भी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण समिति थी वो है देशी रियासतें समझौता वार्ता समिति। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि देशी रियासतों का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक नाम गूंज उठता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हाँ, देशी रियासतों का एकीकरण किया था उन्होंने, लेकिन यहाँ संविधान सभा में देशी रियासत समझौता वार्ता समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। और अगला संवैधानिक सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव को बनाया गया। अब 2 समितियां हमारे पास और हैं, वहाँ पे समझ लेना है थोड़ा। एक है तदर्थ झंडा समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके पहले, आज के 3-4 साल पहले हम लगातार पढ़ते आते थे कि झंडा समिति जे.बी. कृपलानी, लेकिन अभी हाल ही में नए हुए शोधों के अनुसार ये बात निकल करके आई है कि ऐसी कोई झंडा समिति संविधान सभा ने बनाई ही नहीं थी, और न ही संविधान सभा के पहले ऐसी कोई झंडा समिति बनी जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, ऑप्शन कोई ऐसा सेट करे एग्जामिनर जिसमें राजेंद्र प्रसाद ना हो और 4 नाम हो और उसमें जे.बी. कृपलानी भी शामिल हो, उसी केस में जे.बी. कृपलानी सही आंसर होगा। अगर तदर्थ झंडा समिति पूछे या झंडा समिति पूछ रहा है, राजेंद्र प्रसाद नाम दिया हुआ है, तो अब हमारा आंसर राजेंद्र प्रसाद ही होना चाहिए, यही सही आंसर माना जा रहा है। ठीक है, तो ये समितियां बनी। समितियों के बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। बेनेगल नरसिंह राव ने एक संविधान का एक प्रारूप तैयार किया कि संविधान कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होगा, किन किन चीज़ों को रखना है, और उसी प्रारूप पर विचार करने के लिए एक डेट और आपके पास है, 29 अगस्त 1947। उसी प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में इन्होंने जो अपना योगदान दिया, इसी योगदान के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का पिता कहा जाता है। ठीक है, या संविधान का पिता कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माण के संदर्भ में बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था। प्रारूप बना देना, लेकिन उस प्रारूप को मूर्त रूप देना, ये प्रारूप समिति का ही काम था। और ऐसा माना जाता है कि प्रारूप समिति में भले ही 7 सदस्य थे, लेकिन सबसे अधिक मेहनत अगर किसी ने की थी तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। और इस समिति में कितने सदस्य थे, यहाँ से 2-3 उलझने वाले क्वेश्चन हैं। समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 को अगर बांटे तो 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, तब संख्या 7। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। अगर ऑप्शन ऐसा उन्होंने बनाया 7, 5, 4, इनमें से कोई नहीं, तो स्पष्ट है कि हमें इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन के लिए वो बता रहा है कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब कुल सदस्य होगा तभी 7, क्योंकि अध्यक्ष को फिर हमको छोड़ देना होगा, क्योंकि वो अध्यक्ष है। ये दिमाग में रखे रहना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। जब पहली बार पूछा था तो विवादित हुआ था। विवादित होने के बाद अब जब एक क्वेश्चन बनाया जाता है तो सेफ साइड लिया जाता है। सेफ साइड का मतलब, जैसा भी समझाया कि क्वेश्चन पूछेगा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, और ऑप्शन होगा 7, 5, 4, इनमें से कोई नहीं, तो समझ जाना है कि इनमें से कोई नहीं लगवाना चाहता है। पूछेगा प्रारूप समिति में अध्यक्ष को शामिल करके कितने सदस्य थे, तो 6 + 1 7। समझ गए। अब ये 7 सदस्य थे कौन कौन, अभी जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहा है उसमें एक क्वेश्चन वो बना रहे हैं, इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक, तो अब जब ये 7 नाम हमको याद होंगे तभी उसका आंसर दिया जा सकता है। तो 7 के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, दूसरा नाम गोपाल स्वामी आयंगर,
ये पहले सदस्य थे। अगला नाम अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 6वें 7वें पे थोड़ा रुक जाना है। 6वें 7वें पे सबसे पहले BL मित्र को इस समिति का सदस्य बनाया गया था, लेकिन असमर्थता की वजह से उन्होंने इस समिति से त्याग पत्र दे दिया और उनकी जगह पर N माधवराव को इस समिति में शामिल किया गया। और 7वां नाम DP खेतान, 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह पर जो व्यक्ति शामिल किए गए वो थे TT कृष्णमाचारी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा आप लोग के लिए। सारी चीज़ों को ध्यान से नोट करके रख लीजिएगा और इस चैप्टर का, संविधान सभा के गठन का अगला पार्ट जल्द ही लेकर के आएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो अगला पार्ट कल आपको देखने को मिलेगा। संविधान सभा के गठन के बाद सबसे आखिरी पार्ट में हम देखेंगे संविधान सभा के स्रोत, और संविधान सभा के स्रोत के साथ साथ कुछ और भी बातें मैं बताऊंगा संविधान के बारे में जो जाननी हमको ज़रूरी है। इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।